नमस्कार साथियों, जैसे कि आपकी क्लास चल रही थी सीड के ऊपर और सीड की 3 क्लासें डल चुकी हैं। बीज, मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था कि बीज अधिनियम कब लागू हुआ था और उसमें जो महस्वास कला है, महस्वास कला नाम की कोई आईडी है, उसके ऊपर से आंसर आया था कि उसका आंसर होगा 1965 और इनका बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज़ यह है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार पुटअप हो रहा है और किस प्रकार उसके ऑप्शन बन रहे हैं, उसके आधार पर आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जब हम कवकनाशी से क्या करते हैं, कवकनाशी से बीजोपचार करते हैं, क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। तो बीजोपचार करते हैं तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करते हैं, बीज की दर से बीजोपचार करते हैं। क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीजोपचार में कवकनाशी की कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अब मैं ऑप्शन बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया है कि हमेशा आपको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से आपको क्या करना है, यहाँ पर बीजोपचार करना है। किससे? कवकनाशी से। ये क्लियर बात है। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाया आपके सामने यहीं पर, और यहीं पर मैं ऑप्शन बना रहा हूँ आपके लिए। पहला 5 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद में बी ऑप्शन बनाया मैंने, बी बना रहा हूँ 6 से 10 ग्राम। सी ऑप्शन बना रहा हूँ मैं आपके लिए, सी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 1.5 से 2.5 ग्राम, 1.5 से 2.5 ग्राम। और डी ऑप्शन बनेगा आपके लिए यहाँ पर 7 से 8 ग्राम। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि सर ऑप्शन में तो है नहीं जो आपने लिखाया है। अब यहाँ पर 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, ऑप्शन में तो है नहीं यहाँ पर। अब ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या करना है, अपनी मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करना है, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करना है और देखना है इसमें कि 2 ग्राम के आसपास कौन सी चीज़ आ रही है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सूटेबल है? 5 से 6 ग्राम। क्या 2 ग्राम के आसपास है? नहीं। 6 से 10 ग्राम, क्या 2 ग्राम के आसपास है? नहीं। 1.5 से 2.5 ग्राम, तो ये जो चीज़ है ये सूटेबल है। यदि यहाँ पे 3 से 4 ग्राम आ जाता तब आप ऑप्शन कौन सा करते? 7 से 8 ग्राम भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया? ये वाला। अब आप लोग कहोगे सर 2 का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। यहाँ पर तो चलो 2 का तो नाम तो आ गया, यहाँ पर 2 का जिक्र ही नहीं हुआ, और फिर भी आप ये बता रहे हो आंसर सही होगा। हाँ, आपको ध्यान रखना है इसमें मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करना है कि जो आसपास के आंकड़े हैं वही ऑप्शन में टिक करने हैं। देखो, हम आपको कितना ही अच्छा पढ़ा दें, यदि आप में मेंटल एबिलिटी नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। कुछ तर्क शक्ति नहीं है आपके अंदर तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। फिर कहोगे कि सर हमें तो करवाया ही नहीं। अब करवाया तो था आपको, अरे लिखवाया तो आपको, लेकिन आप कर नहीं पाते हो वहाँ पर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? या तो 3 से 4 ग्राम आ जाएगा या फिर 1.5 से 2.5 ग्राम आएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट
ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1965। अब हमने बीज की जो जीवन क्षमता थी, बीज की जीवन क्षमता, अब बीज की जो जीवन क्षमता है उसके जो परीक्षण थे वो तो हमने ज्ञात कर लिए थे। क्या ज्ञात कर लिए थे? परीक्षण तो ज्ञात कर लिए थे हमने, और इसके बाद में परीक्षण ज्ञात कर लिए थे। परीक्षण कौन कौन से थे? टेट्राजोलियम परीक्षण एक तो, और पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, 2 टेस्ट थे। तो उसमें एक में तो गुलाबी लाल रंग हो रहा था, किसका? जीवित बीजों का, और एक में मृत बीजों का क्या कैसा रंग हो रहा था? बैंगनी रंग हो रहा था। तो ये तो हमारे क्या थे? जीवन क्षमता। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जीवन क्षमता के बाद में आती है आनुवांशिक शुद्धता के बारे में। तो आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने का परीक्षण, और ये ज्ञात करने का एक ही परीक्षण है। देखो, हम आनुवांशिक शुद्धता देखना चाहते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं हम? कैसे? ऐसे बीजों को देखकर हाँ कुछ हद तक बता सकते हैं कि आनुवांशिक शुद्ध है। लेकिन मान लो 2 किस्मों के बीज एक समान दिख गए, तो अब मान लो कुछ बीजों के कुछ किस्मों के जो उन्नत बीज होते हैं उनमें भी क्या होता है? कुछ डिफरेंस होता है। लेकिन मान लो एक समान बीज हो गए तो फिर नहीं बता पाएंगे हम देखकर। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक टेस्ट है, उसका नाम है GOT, गोट। कौन सा टेस्ट है? गोट टेस्ट है। यहां पर GRO, ग्रो आउट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? T का मतलब टेस्ट, O का मतलब आउट, और G का मतलब ग्रो आउट टेस्ट। यहां पर इस टेस्ट का अर्थ समझना, ग्रो मतलब उगाना, आउट यानी बाहर निकालना, और टेस्ट मतलब परीक्षण करना। मतलब हम क्या करेंगे कि आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? गोट टेस्ट, मतलब फसल को जो बीज हमारे पास उसको उगाकर हम क्या करेंगे? उसका निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद में हम कहेंगे कि ये क्या है? हमारा आनुवांशिक शुद्ध है या आनुवांशिकता में कुछ भिन्नता है, क्योंकि उनके सभी के लक्षण अलग अलग होंगे। यदि आनुवांशिक भिन्न है तो, और एक समान है तो सभी के लक्षण एक समान आएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने का जो परीक्षण है वो क्या है? आपका गोट है। अब आपसे मैं यहां पर क्वेश्चन, चलो अभी लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि बीज की सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था। अब सीड डोरमेंसी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी। अब देखो यहां पर सीड डोरमेंसी क्या होती है कि जब वातावरण किसी फसल के, किसी पौधे के या किसी बीज के अनुकूलित हो, क्या हो? अनुकूलित हो, और बीज क्या हो? परिपक्व हो। बीज क्या हो? परिपक्व हो, तथा फिर भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है, तो ये क्या कहलाता है? सीड डोरमेंसी कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीड डोरमेंसी क्या है? सीड डोरमेंसी क्या है? तो इसमें आपसे ऑप्शन भी बन सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही कम रेयर बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ऑप्शन बनेंगे वो बड़े बड़े बनेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे सीड डोरमेंसी की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? यदि बीज परिपक्व है, यदि आप ऐसे कह सकते हो, यदि बीज
परिपक्व हैं तथा वातावरणीय दशाएं अनुकूल हो, परंतु बीज अंकुरित नहीं हो, बीज अंकुरित न हो तो क्या कहलाती है? सीड डोरमेंसी कहलाती है, बीज सुसुप्तावस्था कहलाती है। यदि बीज परिपक्व हो तथा वातावरणीय दशाएं अनुकूल हो परंतु बीज अंकुरित ना हो पाए तो ये क्या कहलाती है? सीड डोरमेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है रे? सीड डोरमेंसी कहलाती है। अब यहां पर सीड डोरमेंसी की बात करें तो सीड डोरमेंसी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखो, पहली प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, दूसरी है द्वितीयक सुषुप्त अवस्था और तीसरी है बलकर्त सुषुप्त अवस्था। क्लियर है? 3 सुषुप्त अवस्थाएं चलती है और तीनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे डिटेल से। देखो, जो सुषुप्त अवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, दूसरी होती है द्वितीयक सुषुप्त अवस्था और तीसरी होती है बलकर्त सुषुप्त अवस्था। अब आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है? तो उतार लीजिए इसे तुरंत। क्लियर है? अब देखो, ये आपकी हो गई कितनी प्रकार की सुषुप्त अवस्था? 3 प्रकार की सुषुप्त अवस्था। अब मैं एक एक को आपको डिटेल से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो सुषुप्त अवस्था है वो कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी सुषुप्त अवस्था होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की सुषुप्त अवस्था होती है, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, द्वितीयक और बलकर्त। ये जो प्राथमिक सुषुप्त अवस्था है इसके बारे में यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, देखो, स्वयं की कार्यकीय विशेषताओं के कारण, जैसे अब देखो स्वयं की कार्य की, अब बीज स्वयं की कार्य की विशेषताओं के कारण अंकुरित नहीं हो पा रहा है तो इसका क्या है? क्या कहेंगे? इसको डोरमेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? डोरमेंसी। वातावरणीय दशाएं अनुकूलित है, बीज पूर्ण रूप से परिपक्व है लेकिन फिर भी क्या है? वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है तो ये क्या कहलाती है? सुषुप्त अवस्था कहलाती है। तो यहां पर इसके अंदर कठोर कवच का होना, कठोर कवच का होना। अब कठोर कवच पाया जा रहा है तो अंदर नमी पहुंच नहीं पाएगी और अंदर नमी नहीं पहुंच पाएगी तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब देखो, कठोर कवच का होना, अल्प भ्रूण का विकसित होना, अब देखो यहां पर कि बीज तो पूर्ण रूप से विकसित है लेकिन भ्रूण क्या है? अल्प विकसित है। बीज पूर्ण रूप से परिपक्व है, जितना भार होना चाहिए उतना भार भी है लेकिन भ्रूण क्या हो गया? इसमें कमजोर रह गया। इसी प्रकार से रसायनों के
प्रभाव के कारण, कौन सा कारण हो सकता है? रसायनों के प्रभाव के कारण। अब मान लो कुछ बीज होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए बाहरी आवरण पर कुछ रसायन संश्लेषित करते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं, तो उस सुरक्षा के कारण वो रसायन जो उपस्थित है, उस रसायन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, क्योंकि जल उसके संपर्क में जा नहीं पाता है, और जल जा नहीं पाएगा, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। कठोर कवच, ठीक है। इसी प्रकार से ताप अधिक होना, मतलब इसके अंदर बीजों को मान लो नमी कम कर दी जाए, बीजों की नमी कम हो जाए, तो भी क्या हो जाता है इसमें? यहाँ पर ये बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, पूर्ण रूप से परिपक्व है, अनुकूलित तापमान है, नमी अनुकूलित है, लेकिन फिर भी क्या है? यहाँ पर बीजों में नमी प्रतिशत कम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नमी की कमी, या नमी की कमी लिख सकते हो, नमी की कमी। क्लियर है? तो इस प्रकार से स्वयं की कार्य की विशेषताओं के कारण, जैसे कठोर कवच का होना, अल्प भ्रूण का विकसित होना, रसायनों के प्रभाव के कारण और नमी की कमी के कारण क्या हो जाता है? इसके अंदर ये बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ये हो गई कौन सी सुषुप्त अवस्था? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई रे? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था हो गई। अब इसके बाद में मैं दूसरी बता रहा हूँ, यहाँ पर ये पहली हो गई है प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं दूसरी सुषुप्त अवस्था। यहाँ पर दूसरी जो सुषुप्त अवस्था होती है वो सामान्य परिस्थितियों के अभाव में। अब मान लो कुछ बीज होते हैं उनकी सामान्य परिस्थितियां बनी नहीं पाती है, जैसे मान लो कि वातावरण तो अनुकूलित है, लेकिन बीज अंकुरित होने के लिए सामान्य परिस्थितियां नहीं बन पाती, जैसे तापमान का अधिक होना, नमी की कम उपस्थिति। तो इस प्रकार की कारणों के कारण भी क्या हो जाता है? ये द्वितीयक सुषुप्त अवस्था उत्पन्न होती है। ठीक है। अब तीसरी आती है बलकर्त। अब देखो इसमें हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। जैसे हम क्या करते हैं कि बीज को मान लो ज़्यादा गहरी बुआई कर देते हैं, तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। बीजों की ज़्यादा गहराई पर बुआई कर देते हैं तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। जैसे आपने सुना होगा घर वालों से, इस बार तो हमारी फसल नहीं अंकुरित हुई या फिर कम अंकुरित हो पाई है क्योंकि हमने क्या कर दिया? गहराई पर बुआई कर दी, या ट्रैक्टर वाले ने गहराई पर बुआई कर दी। तो इस वजह से तो ये क्या है? बलकर। जैसे मान लो कुछ बीज होते हैं वो मृदा के नीचे सतह में दब जाते हैं, वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, वहीं पर सड़ गल कर समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वहीं पर सड़ गल कर समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जैसे कुछ रसायनों का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं? कुछ रसायनों का प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं? इसे रोक सकते हैं अंकुरण को। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्याज होता है, अरे क्या लिख दिया मैंने? प्याज लिख रहा था, प्याज जिसे आप लोग क्या बोलते हो? कांदा बोलते हो, नहीं बोलते? तो यहाँ पर जो प्याज होता है, प्याज का भंडारण हम MH मैलिक हाइड्रोजाइड रसायन की उपस्थिति में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम मैलिक हाइड्रोजाइड जो हार्मोन होता है उसका प्रयोग करते हैं तो ये प्याज अंकुरित नहीं हो पाता है। तो हम किस अवस्था में लेके जा रहे हैं इसको? सुषुप्त अवस्था में लेके जा रहे हैं। तो ये हम बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो ये किस में होता है? प्याज में होता है। प्याज में मैलिक हाइड्रोजाइड रसायन के द्वारा, हम रसायनों के द्वारा प्रयोग करके भी क्या कर सकते हैं? इसको सुषुप्त अवस्था में ले जा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ठीक है। तो ये 3 प्रकार की आपकी क्या होती है? सुषुप्त अवस्था होती है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। जैसे
रसायनों के प्रयोग के द्वारा गहराई में बुआई करने पर, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बल लगाकर हम क्या कर रहे हैं, इसे सुषुप्त अवस्था में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों के अभाव में द्वितीयक सुषुप्त अवस्था और स्वयं की कार्य की विशेषताओं के कारण कठोर कवच भ्रूण काल विकसित होना या फिर भ्रूण पोष काल विकसित होना, ये सारी क्रियाएं क्या होती है, यहाँ पर किस में आती है, आपकी प्राथमिक सुषुप्त अवस्था में आती है। और बलकर्ता आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको तुरंत जल्दी से। अब यहां पर नोट लगाकर, स्टार लगाकर लिख सकते हो, और नोट आप कितने का भी लगा सकते हो रे भाई लोगों, 2000 का लगा सकते हो नोट, जितने का आपके पास हो उतने का नोट लगा सकते हो आप। क्लियर है? तो नोट लगाकर लिखो इसमें कि जई जानते हो, जई, देखिए जई में तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। जई में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। अब जई में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था मतलब यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जई में कितने प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, या फिर ऐसी कौन सी फसल है जिसमें प्राथमिक द्वितीयक और बलकट सुषुप्त अवस्थाएं तीनों पाई जाती है, तो कौन सी फसल है, जई के अंदर तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। एक और नोट लगाओ यहाँ पर, जितने भी मैं नोट लिखवाऊंगा आपको वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सुषुप्त अवस्था होती है, सुषुप्ता अवस्था या फिर बीज की सुषुप्त अवस्था, यहाँ पर बीज की सुषुप्त अवस्था बाह्य व आंतरिक कारणों के कारण उत्पन्न होती है। यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो, बाह्य व आंतरिक कारण हो सकते हैं। बीज के बाह्य व आंतरिक कारण हो सकते हैं बीज की सुषुप्त अवस्था तैयार करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो नोट लगाए हैं मैंने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जई में तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। जई में कितने प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है? तीनों प्रकार की सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। अब आगे जो टॉपिक है वो आपका रहेगा बीजों की सुषुप्त अवस्था तोड़ना। बीजों की सुषुप्त अवस्था तोड़ना। बीजों की सुषुप्त अवस्था तोड़ना। अब तोड़ कैसे सकते हैं ये हम पढ़ेंगे कि सुषुप्त अवस्था कैसे तोड़नी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है खुरचना। खुरचना में भी यांत्रिक विधियों से खुरचना, यांत्रिक विधि मतलब जैसे अखरोट है, अखरोट जो होती है वो बहुत ही सख्त होता है, उसके ऊपर कवर।
इसी प्रकार से जैसे, तो उस बीज को बाहर निकाल, नारियल में जो भ्रूणपोष होता है वो तो अंदर होता है, बाहर एक सख्त कवर होता है। तो हम उसको या तो क्या कर सकते हैं, चाकू आकू से छील सकते हैं, या फिर उसको घिस सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी सख्त पदार्थ से या किसी सख्त धातु से उसके ऊपर प्रहार करके उसको तोड़ सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, यांत्रिक विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई, यांत्रिक विधि हो गई। क्लियर है कि नहीं है? कौन सी विधि हो गई ये, यांत्रिक विधि। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे मान लो कुछ बीज होते हैं, उनके ऊपर कठोर कवच पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कठोर कवच पाए जाते हैं। और उन कठोर कवचों को तोड़ने के लिए हम अनेक प्रकार की विधियां अपनाते हैं। जैसे मान लो उसको ऐसे मारकर, जैसे नारियल होता है तो नारियल को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, या तो ऐसे मारते हैं, या फिर क्या करते हैं, किसी पत्थर की या हथौड़े से क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रहार करते हैं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसमें से क्या निकलता है, भ्रूणपोष निकलता है। क्या निकलता है, भ्रूणपोष निकलता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यांत्रिक विधियों के द्वारा, क्या यंत्रों के द्वारा क्या करते हैं, खुरसते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो विधि होती है, ये तो पहली विधि हो गई इसकी, और दूसरी विधि होती है रासायनिक विधि। कौन सी विधि, रासायनिक विधि। अब यहां पर ध्यान रखना कि रासायनिक जो विधि होती है उसमें सबसे पहले KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के 1% घोल, कितने प्रतिशत घोल, 1% घोल से हम क्या करते हैं, बीजों के सख्त कवच को घोल देते हैं। क्या करते हैं, बीजों के सख्त कवच को घोल देते हैं। किसके द्वारा, KNO3 के द्वारा बीजों के सख्त बाहरी आवरण को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं या घोल देते हैं। ठीक है। इसके बाद में यहां पर आता है आपके लिए, जैसे हम बात करें कि KNO3 हो गया, इसके बाद में थायोयूरिया व जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग करके, के प्रयोग से, ऐसे लिख लो, के प्रयोग से आलू की सुसुप्तावस्था दूर की जाती है। आलू की सुसुप्तावस्था दूर की जाती है या तोड़ी जाती है। किसके द्वारा, थायोयूरिया व जिब्रेलिक अम्ल के प्रयोग से। अब इसकी मात्रा, थायोयूरिया की मात्रा 1% रखते हैं। कितनी रखते हैं, 1%। और जिब्रेलिक अम्ल तो आप जानते हो कि इसकी मात्रा ppm में रखी जाती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं, इसी प्रकार से रसायनों के क्रम में चलता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब H2SO4 के घोल से, H2SO4 के प्रयोग से, तनु H2SO4 के प्रयोग से हम क्या करते हैं, इसमें जो कपास होता है, अब कपास जानते हो आप लोग, या फिर आप बोल सकते हो कपास के जो बीज होते हैं उनके ऊपर रोए होते हैं। क्या होते हैं, रोए होते हैं। तो यहां पर कपास के बीजों के ऊपर रोए पाए जाते हैं। तो रोए को हटाने के लिए हम H2SO4 का घोल प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, H2SO4 का घोल प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा ऊपर के सारे रोए क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं और टूट जाते हैं। इसके साथ साथ इसका कवच भी क्या हो जाता है, घुल जाता है या कमजोर हो जाता है। तो कपास के जो बीजों का कवच होता है वो भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक विधियों के द्वारा क्या करते हैं, इसके अंदर विभिन्न पदार्थों या विभिन्न बीजों की सुसुप्तावस्था को दूर किया जाता है। तो ये यांत्रिक विधि हो गई, ये कौन सी हो गई, रासायनिक विधि। अब इसके बाद में एक और आता है, इसके अंदर रासायनिक विधि हो गई और यांत्रिक विधि हो गई। इसके बाद में तीसरा आता है कि गर्म जल के द्वारा
गर्म जल के द्वारा। अब गर्म जल के द्वारा जैसे मान लो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस 75 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे और उसमें बीजों को कुछ समय के लिए रखेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में हम क्या करते हैं, बीजों को डालते हैं और कुछ समय के लिए रखते हैं ताकि वो नमी अवशोषित कर ले और अंकुरित होने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं तो बीज क्या हो जाते हैं, थोड़े फूल जाते हैं, उनका कवच टूट जाता है। ठीक है, और पानी का अंदर प्रवेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 75 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बीजों को क्या करते हैं, गर्म करते हैं पानी में। तो उसके क्या हो जाता है, वो अंकुरित हो जाता है, उसकी सुसुप्त अवस्था दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, यहाँ पर बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। अब देखो इसके बाद में एक विधि और बचती है आपकी, क्या बचती है, एक विधि और बचती है। तो यहाँ पर एक विधि जो बचती है उसका नाम है चिलिंग तापमान। अब आप लोग सोच रहे होंगे चिलिंग का मतलब चिल का मतलब ठंडा है ना। तो यहां पर चिलिंग तापमान का मतलब होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बीजों को 12 से 24 घंटे के लिए रख देते हैं तो बीजों की सुसुप्त अवस्था दूर हो जाती है। क्या हो जाती है रे, बीजों की सुसुप्त अवस्था दूर हो जाती है। कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि बीजों को 12 से 24 घंटे तक रखा जाता है तो क्या हो जाता है, बीज की सुसुप्त अवस्था दूर हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो सीड टॉपिक है उसका अगला पार्ट कल आएगा, तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक आप क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए इसके, और साथ ही साथ अपनी स्टडी जारी रखिए। जितना मैटर हम दे रहे हैं उसको डेली के डेली तैयार कीजिए। और यदि आप डेली तैयार करते हो तो आपको प्रॉफिट रहेगा कि बाद में आप जब रिवीजन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे ये भी चीज़ याद है, ये भी चीज़ याद है। तो आपको कम तैयारी करनी पड़ेगी, और आप याद नहीं कर रहे, ऐसे नोट्स बना के रख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, और इसी के साथ आप लास्ट में मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों के पास भी हमारी जो ये छोटी सी सुविधा है ये पहुंच सके और उनका भी लाभ हो सके। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद।